शान। नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में आज हम बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की और खास तौर से हॉर्टिकल्चर के किसानों के लिए जानेंगे कि क्या क्या उनके पास अवसर हैं, क्या क्या उनके पास विकल्प हैं और साथ ही खास तौर पर निर्यात के क्षेत्र में भी उनके विकल्पों और अवसरों पर हम बातचीत करेंगे। इस पूरी बातचीत के लिए आज हमने अपने साथ कार्यक्रम में एक बहुत ही खास मेहमान जोड़ा है, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रद्युम्न अग्रहरि इस समय जुड़े हैं, जो हॉर्टिकल्चर में डॉक्टरेट की डिग्री उनके पास है और साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में है वो उनका स्पेशलाइजेशन है। ये पूसा से इन्होंने डॉक्टरेट लिया है और साथ ही लगभग 2 दशकों तक का इनका अनुभव है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कोल्ड सप्लाई चेन, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो एक्सपोर्ट है इस तरह के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का, उसमें उन्होंने काम किया है और इसके साथ ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सरकारों के सलाहकार भी हैं, एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसकी ओर से। डॉक्टर अग्रहरि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अग्रहरि, बात की शुरुआत हम करते हैं जो बिल्कुल बेसिक चीज है, जो आपकी विशेषज्ञता है वहां से। आप हॉर्टिकल्चर के किसानों के लिए खास तौर से आजकल ये माना जा रहा है कि जब किसानों को आमदनी बढ़ाने की बात हो तो उनको अपने जो पारंपरिक खेती है उसके साथ हॉर्टिकल्चर पर भी कुछ ध्यान उनको विशेष तौर पे देना चाहिए और उस पर भी। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए मुझे कि जो पारंपरिक खेती होती है और जो हॉर्टिकल्चर की खेती है उसमें मुख्य तौर पे फर्क क्या है, और साथ ही इसके कि जो किसान मान लीजिए कि धान की, गेहूं की, सोयाबीन या चने की खेती कर रहे हैं, वो अगर हॉर्टिकल्चर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बुनियादी चीजें हैं जिन पर उनको पहले काम करना चाहिए? पहले तो मैं सब लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप ये प्रोग्राम अरेंज किया है। किसानों के लिए अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी प्रोग्राम चलते हैं, सब में सबसे बड़ा जो प्रोग्राम होता है वो ये है कि हम क्रॉप को, अपनी फसल को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग क्रॉप लगाएं। क्योंकि जब हम एक क्रॉप लगातार लगाते हैं तो उससे बहुत सारे रिस्क, जिसे कहते हैं कि रिस्क रहते हैं। रिस्क का मतलब यह है कि अगर कुछ कंसर्न आ गया, सपोज रेनी सीजन का कंसर्न आ गया, इंसेक्ट पेस्ट का कंसर्न आ गया, या फिर वहां पर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी कंसर्न आ गया, फिर सॉइल की कंडीशन का कंसर्न आ गया, तो जब हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में जाते हैं तो फिर वो कंसर्न हमारे कम हो जाते हैं। तो इसके लिए अभी जरूरी है कि हम अलग अलग तरीके के क्रॉप लगाएं। तो जो किसान भाई या जो लोग अपना पहले से जो ट्रेडिशनल दाल, गेहूं, चावल और गन्ना, सोयाबीन की खेती करते हैं, उनको हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस लगाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ताकि उनकी जो एक इनकम है वो इनकम एक रेगुलर बनी रहे। अभी क्या होता है कि जब उनको 6 महीने 7 महीने में जब फसल तैयार होती है तब उनको पैसे मिलते हैं। बट हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, ज्यादातर वेजिटेबल क्रॉप में ये होता है कि जैसे ही फसल अपना 40 से 45 दिन में स्टार्ट हो जाती है तो वो आपको एक रेगुलर इनकम का साधन बन जाती है, जो किसानों का जो कैश फ्लो है उसको मेंटेन करती है। जी डॉक्टर साहब, हॉर्टिकल्चर की खेती के बारे में एक और तथ्य ये है कि माना जाता है कि बहुत लेबर इंटेंसिव है और आजकल खास तौर से खेती में जिस तरह से एक तरह से लेबर की कमी महसूस की जा रही है पूरे देश में, एक ये शिकायत रहती है कि लेबर नहीं मिलती है। ऐसे में हॉर्टिकल्चर की खेती कैसे मुमकिन हो सकेगी या कैसे इसको दूसरा एक इस तरह से इसको मैं सवाल को मैं पूछ सकता हूं कि क्या ऐसे भी तरीके हैं कि हॉर्टिकल्चर की खेती में लेबर की जरूरत को कम किया जा सके? नहीं, लेबर की जो जरूरत हॉर्टिकल्चर की खेती जो ये फसलों में होती है, हॉर्टिकल्चर की फसलों में अगर हम दूसरी फसल से कंपेयर करें तो कंपेरेटिवली लेबर कम लगती है।
उसका रीजन क्या है कि इसमें हमारी जो इसमें नंबर ऑफ टाइम लेबर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सपोज कि आपको रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी फसलों में क्या होता है कि एक बार हमने बुआई कर दी तो हो सकता है कि बुआई के समय हमको बहुत ज्यादा लेबर लगेगी, उसके बाद फिर जो दूसरी इंटरकल्चर ऑपरेशन करना है तो ज्यादा लेबर लगेगी। बट हार्टिकल्चर में आपको एक स्किल सेट डेवलप हो जाता है और वही एक टाइम पे ज्यादा लेबर लगने के बाद फिर आपको रेगुलर बेसिस पे लेबर की रिक्वायरमेंट फिक्स हो जाती है। तो आपको मालूम पड़ जाता है कि मुझे सब 10 लेबर हमेशा चाहिए, हर समय चाहिए। तो वो लेबर मैनेज करना किसानों को आसान होता है। वनस्पति की उनको ये एक ज्यादा नंबर लेबर चाहिए बट उसका अंतराल लंबा है। तो खेत इसीलिए जो हार्टिकल्चर के जो किसान काम करते हैं उनको ये पता होता है कि मेरे 10 किसान लगेंगे, 10 लेबर लगेंगे, तो वो 10 लेबर के हिसाब से अपना अरेंजमेंट करते हैं और उनकी फैमिली लेबर भी रहती है, 4 या 5 जो लोग घर के लोग रहते हैं वो हो जाते हैं। तो ऐसा मिला के उनका हार्वेस्ट, क्योंकि ज्यादातर किसान ये जो फसलें हैं ये मल्टी हार्वेस्ट होती हैं। जी जी। अच्छा, एक समस्या हॉर्टिकल्चर की खेती में ये भी माना जाता है कि कीड़े बहुत ज्यादा लगते हैं, और खास तौर से जो जब सोइंग के और हार्वेस्टिंग के बीच का जो समय होता है उसमें बहुत ज्यादा, एक तो किसानों को सतर्कता बरतने की जरूरत होती है, लगातार उसको मॉनिटरिंग करने की जरूरत होती है, और दूसरा जो नई नई तरह की बीमारियां आती हैं उसके लिए उनको सही एक्सटेंशन सर्विसेज की जरूरत होती है ताकि वो सही समय पर सही दवाइयों का प्रयोग कर सके। लेकिन अपने देश में अभी भी एक्सटेंशन सर्विसेज की जो हालत है उसको देखते हुए इस चुनौती से किसान कैसे निपट सकता है? नहीं, हार्टिकल्चर के जो किसान जो काम करते हैं, और ये ज्यादातर ये पाया गया है कि जो किसान हार्टिकल्चर की खेती करते हैं या जो ये फसलों की फल और सब्जी की खेती करते हैं, वो उनके लिए कई सारे अभी बहुत सारे चीजें बदल गई हैं पहले से। अगर हम करें आज की तारीख में बहुत सारी वैरायटी ऐसी आती हैं जो पर्टिकुलरली रीजन वाइज होती हैं। कोई भी जैसे भिंडी की जो वैरायटी है जो महाराष्ट्र में लगती है वो दूसरे पार्ट में भी देश की लगती है, ऐसा जरूरी नहीं है। वहाँ की लोकल वैरायटी भी आती है और सीड कंपनियों ने इसमें वेजिटेबल के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो उसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस वैरायटी भी आती है, बहुत सारी टॉलरेंस वैरायटी भी आती है, और इवन बहुत सारी वैरायटियां ऐसी जो सीजनल भी आती है। जैसे भिंडी की खेती हमको साल भर करनी है, ठंड में भी करनी है, गर्मी में भी करनी है, बरसात में भी करनी है, तो अलग अलग सीजन हिसाब से आती हैं। डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम और भी कुछ चर्चा करेंगे। खासतौर से अभी हमने सोइंग की और फसल की जो जो पीरियड फसल जब खेत में रहती है उसकी बात की है, लेकिन पोस्ट हार्वेस्ट में और किस किस तरह की हॉर्टिकल्चर की दिक्कतें हैं और कैसे उनसे पार पाया जा सकता है, फायदा इसका उठाया जा सकता है उससे बाहर निकल के, इस पर हम डॉक्टर अग्रहरी से जानेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी डॉट। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज हॉर्टिकल्चर की खेती में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की। उसके साथ ही हमने ब्रेक पे जाने से पहले ये भी समझा कि उसकी खेती क्यों जरूरी है और उसकी खेती के शुरुआती जो जो चरण है उसमें किस तरह की मुश्किलें हैं। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने हुए हैं चर्चा के लिए डॉक्टर प्रद्युम्न अग्रहरी, जो लगभग 2 दशकों से लगातार हॉर्टिकल्चर के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में कई कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं सलाहकार के तौर पे, और
उसमें सेवाएं दे चुके हैं, जिसमें कि वेयर हाउसिंग से लेके और एक्सपोर्ट तक सब कुछ शामिल है। डॉक्टर अग्रहरि, पोस्ट हार्वेस्ट की अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर की एक सबसे बड़ी मुश्किल ये मानी जाती है कि इसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है। ऐसे में कई बार हमने देखा है कि हॉर्टिकल्चर के किसान, खबरें आती हैं अखबारों में और टीवी के विजुअल्स में भी हमने देखा है कि देश में अलग अलग जगहों पे पूरी की पूरी ट्रॉली वो उलट देते हैं अपने फसलों की सड़क पर, इसलिए कि वो कहते हैं कि लागत भी नहीं निकल पा रहा है जो बाजार की स्थिति है। इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो दूसरे किसानों को कई बार डरा देती हैं। उनको लगता है कि चलो धान गेहूं कर रहे हैं, इसी में खुश रहो, काहे को उधर रिस्क लेना। तो इससे कैसे बच सकते हैं? जो कीमत का जो चैलेंज है, उसकी जो चुनौती है, उससे कैसे बचेगा हॉर्टिकल्चर किसान? भुवन जी, आपने बहुत ही सही पॉइंट उठाया है, जो कि जानकारी जरूरी है किसानों के लिए। पहली बात तो ये जो चर्चा आती है कि बहुत सारे फसल का ज़्यादा उत्पादन हो गया और उसका बाजार में भाव नहीं मिल रहा है, ये आप देखेंगे तो ये कुछ सीजन में कभी कभी आता है। ये कोई रेगुलर फेनामिना जिसे बोलते हैं, या रेगुलर ये नहीं होता है। कभी जैसे टमाटर की हमारी, अगर एक एरिया में किसानों ने एक साथ बहुत ज़्यादा प्लांटिंग कर दी है तो इसकी वजह से टमाटर का अचानक से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसकी वजह से एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में, सब एक हफ्ते के अंदर उसका बहुत सारा उपज आ जाती है और उसके वजह से उसका दाम मार्केट में गिर जाता है। लेकिन अगर वो देखें तो अगले हफ्ते टमाटर का रेट फिर से बढ़ जाता है, क्योंकि क्या करते हैं कि बहुत से किसान अपने नासमझी नादानी में क्या करते हैं कि अपने फसल को ध्यान देना बंद कर देते हैं। जब ध्यान देना बंद कर देते हैं तो उन फसलों का उन जो खेती जो एकड़ है उनमें से फसल कमाना चालू हो जाती है। तो जो किसान अपने समझदारी से अपने फसल को ध्यान देता रहता है, उसके फसल को अगले वाले हफ्ते में अच्छा उसका उत्पादन का पैसा मिल जाता है। तो कभी भी किसान भाई को मैं समझा रहा हूँ कि कभी भी मार्केट कम हो ज्यादा हो, आप डिस्परेट ना होइए, खेती को छोड़िए नहीं, उस खेती को उसी तरीके से करते रहिए। क्योंकि जब जो फसलें मल्टी हार्वेस्ट की होती हैं, जिसमें कई बार तुड़ाई होती है, जैसे मिर्ची हो गया, टमाटर हो गया, खीरा हो, ककड़ी, ज्यादातर सब्जियां ज्यादातर एक आध छोड़ के मैक्सिमम सब्जी सब मल्टीपल हार्वेस्टिंग की होती है। तो आपको इस हफ्ते में भाव नहीं मिला तो अगले हफ्ते में भाव मिल जाएगा, तो ये नहीं। दूसरी बात आपने जो पूछी कि उनका सेल्फ लाइफ कम होता है, उसको कैसे करें, तो किसान भाइयों को और बाकी लोग को मैं समझाना चाहता हूँ कि जब हम सब्जी या फल को तोड़ लेते हैं तो एक तरह के समझिए कि उसको हमने जो उसका न्यूट्रिशन या खाना, जिससे खाद्य पदार्थ की जो सप्लाई थी वो हम ब्रेक कर दिया। मतलब वो जो पेड़ से दे रहा था, अब वो जो फल है अपना खुद के सेल्फ सस्टेनेबल जिसे बोलते हैं, खुद अपना भरण पोषण करेगा। और सब लोगों को एक जानकारी होनी चाहिए कि जिस तरह हम लोग जैसे ह्यूमन बीइंग, हम लोग एक जीव प्राणी हैं, वैसे फल और सब्जी भी एक जीव है जी। तो जब हम जीव समझ लेते हैं तो उसको हैंडलिंग करना हमारा एकदम अलग से सोच बदल जाती है। डॉक्टर अग्रहरि, हम अभी तो मैं हाँ इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि इस सेगमेंट में अब हमारे पास समय कम बचा है। आमतौर पे ये माना जाता है कि जी किसी फसल को या किसी भी यहाँ तक कि हॉर्टिकल्चर उत्पाद को भी अगर उसको संभाल के रखना है कुछ हफ्तों तक या महीनों तक, तो वेयर हाउस के अलावा दूसरा कोई चारा है नहीं। और वेयर हाउसिंग की स्थिति हमारे यहाँ इतनी उन्नत है नहीं कि उसका उपयोग हॉर्टिकल्चर किसान कर सकें। खास तौर से सब्जियों में देखा जाए तो आलू छोड़ के और किसी सब्जी में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है कि कई सारे फसलों में घर के अंदर भी इस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती हैं जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ को कुछ हफ्तों तक बढ़ाया जा सकता है। कुछ इस तरह की तकनीक पर आप प्रकाश डालेंगे, कुछ बताएंगे किसानों को? नहीं, उसमें किसानों को बहुत ही सही है। सबसे जो बड़ी गलती हमारी होती है जब हम खेत में जब हम उसकी तुड़ाई करते हैं या हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो खुले में हम उसको रख देते हैं फसल को। अगर वो किसान अपनी फसल को तुड़ाई करते समय छांव में रखे, छांव चाहे पेड़ की छांव हो चाहे वो टेम्परेरी कोई सेट बना के छांव में रखे, तो वो ये मानिए कि आप उसकी सेल्फ लाइफ दुगना हो जाती है। अगर वो 1 हफ्ते का है तो 2 हफ्ते, क्योंकि उस समय का जो टेम्परेचर है और जो उसके अंदर से जो हीट जनरेट होती है, जो अंदर से जो ऊर्जा निकलती है फल के अंदर से, वो दोनों मिलके उसके सेल्फ लाइफ को बहुत कम कर देते हैं। तो किसानों को तो एक तो ये बात बहुत जरूरी है। दूसरा, बहुत से किसान ये सोचते हैं कि भाई फसल हमारे अगर हार्वेस्ट हो गई है
तो हम अपने को क्यों रखें, हम जाके मार्केट में दे दें ताकि हमको पैसा भी मिल जाए और हमारा रिस्क भी खत्म हो जाए। तो इसलिए बहुत से किसान वो रखना नहीं चाहते हैं, और मार्केट का भाव भी कभी ज़्यादा है तो रखना नहीं चाहते, कभी कम हो गया तो सोचते हैं कल और कम ना हो जाए तो इसलिए आज निकाल दो। तो जो तकनीक हमारे पास हैं, जैसे छोटी तकनीक कुछ अभी डेवलप हो रही है, जैसे कि छोटे छोटे कोल्ड स्टोर लगाना लोकेशन में, सिंपल जो घर के जो एसी होते हैं उनके मार्फत, और उनमें से कुछ टेम्परेचर मैनेजमेंट करके, या कुछ जो हमारे बायोफ्यूल होते हैं या जी जिसको जिसको उसको यूज करके हम कुछ कोल्ड स्टोर बना सकते हैं। बट एक चीज पक्की है कि इसमें कोई भी प्रॉपर तरीके से जब हम स्टोरेज करेंगे तभी उसका फायदा मिलता है। हाँ, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन के लिए रोकना है तो वो हम ये सब जो जी मैंने जी बताया कि इसे छांव में रखना है, हार्वेस्टिंग करने के बाद तुरंत उसको क्रेट पे रखना है, तो छोटी उससे छोटी हमको बातों जो का फायदा ध्यान मिलेगा। रख के शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। चलिए, ये चर्चा हाँ। हमारी जारी है, लेकिन एक वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। डॉक्टर प्रद्युम्न अग्रहरि हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से लौटने के बाद कुछ और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हॉर्टिकल्चर उत्पादों के उस पर हम बात करेंगे। खासतौर से एक्सपोर्ट के बारे में भी हम डॉक्टर अग्रहरि से कुछ बातें जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौटने के बाद जारी रहेगा मंडी.com। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज हॉर्टिकल्चर उत्पादों यानी फलों और सब्जियों के उत्पादन है उसके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। हालांकि हमने उसकी सोइंग के और उसके बाद की जो चरण है उसमें आने वाली मुश्किलों के बारे में भी बात की है। डॉक्टर अग्रहरि, बाजार की बात अगर हम करें, हमने कीमतों की भी बात की है, हमने शेल्फ लाइफ की भी बात की है, लेकिन इन सब का अगला चरण जो है वो है बाजार, नए बाजार तलाश करना। जैसे अगर मान लीजिए कि हरियाणा के किसान को एमपी और बिहार का बाजार भी मिल जाए हॉर्टिकल्चर में, तो निश्चित तौर पे उसके लिए कीमतों का एक नया एक सीमा उसकी बनेगी। लेकिन इसमें पैकेजिंग का बड़ा महत्व है। तो पैकेजिंग हॉर्टिकल्चर में जो जिसको कहा जाता है कि जो पैकेजिंग के बाद और देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में उसको भेजा जा सके, और कई बार तो कई किसानों को हमने देखा है वो डायरेक्ट सेलिंग भी करते हैं, सीधे कंज्यूमर से जुड़ के और वो सेलिंग करते हैं। तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है कि किसान कितना इसमें सक्षम हो सकता है, क्योंकि इसमें एक बड़ा निवेश भी जुड़ा होता है? ये पैकेजिंग का बहुत ही, अगर हम देखें तो ये जो पैकेजिंग वाला जो पार्ट है वो हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम सब्जियों में पैकेजिंग का कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो थोड़ा ध्यान आया है वो सिर्फ यही आया है कि हम क्रेट का कुछ लेवल पे क्रेट का हम यूज कर रहे हैं, क्रेट को यूज कर रहे हैं। अब पैकेजिंग से अगर हम हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद अगर हम पैकेजिंग को, हम कोई साधन पैकेजिंग का यूज करते हैं तो हमारी शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली 2 से 3 दिन नॉर्मल में ही बढ़ जाती है, चाहे कंडीशन जो भी रहे। लेकिन वो दुर्भाग्य है।
अब किसानों को ये लगता है कि पैकेजिंग करना एक बहुत बड़ा काम है। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो उसमें बहुत बड़ी कोई भी टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। पैकेजिंग का मतलब ये है कि आप एक अपना जो उत्पाद है उसके लिए एक बाहरी एक आवरण, एक सपोर्ट आप दे रहे हैं, जिससे कि उसको कुछ इमीडिएटली कुछ अगर उसमें जर्क आए या धक्का लगे या उसको आने कहीं पर हम उसको ऊपर नीचे रखें उसको, तो उसके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर ना पड़े। और जब आपका उत्पाद किसी कस्टमर के पास जाए तो देखने में और बहुत ही आपको अच्छा दिखे और उसके वो सेलिंग पॉइंट बन जाता है। तो पैकेजिंग का जो रोल है वो किसानों को समझना चाहिए। सबसे अहम बात आपने कही है वो ये कही है कि जो एक हमारी ये सोच है कि पैकेजिंग का मतलब टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग का मतलब बहुत सारा खर्च, उसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मतलब आसान तकनीकें हो सकती हैं घरेलू स्तर पर। एकदम बात, सही बात कर सकता है। अब बहुत सही बात। इसी पैकेजिंग के आगे के स्तर की बात करें तो वो निर्यात का स्तर है। और फलों में, हालांकि सब्जियों में ये बहुत कम उदाहरण हम लोगों ने देखा है। कोलकाता के बगल में 24 परगना जिले में एक किसान उत्पादक संगठन है जिसको मंडी.com में जिसकी पूरी कहानी भी हम लोगों ने दिखाई थी। वो दुबई और सिंगापुर में बड़े पैमाने पर टनों सब्जियों का निर्यात उन्होंने किया है और वो कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के उदाहरण बहुत ही कम है। फलों के क्षेत्र में तो निर्यात के उदाहरण बहुत सारे हैं। लेकिन अगर किसान निर्यात करना चाहता है तो पैकेजिंग उसके लिए एक महत्वपूर्ण एक चरण होगा। उसके बाद दूसरे और कौन से चरण हैं जिन पर इनको ध्यान देना चाहिए? देखो, एक चीज तो पहले ये देखना है कि जो निर्यात करना होता है उसमें एक साइजेबल क्वांटिटी होती है। मतलब जिसे कहते हैं एक कुछ उसका जो क्वांटिटी, मतलब जो कितना अमाउंट में करना है एक्सपोर्ट, नंबर एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि एक्सपोर्ट में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जैसे मैंने अपनी फसल लगाई और मुझे फसल खत्म हो गई तो फिर दूसरी फसल कहाँ से आएगी, तो ये बहुत जरूरी है। तीसरा इसमें जरूरी है कि जो क्वालिटी, जो एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो क्वालिटी का उनको आइडिया होना चाहिए, उसके हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो अकेले किसान को ये काम करने में थोड़ा दिक्कत है, बट जो लोग एफपीओ बना के काम करते हैं उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि एफपीओ पूरे जो सिस्टम को चलाने के लिए और जो रिक्वायरमेंट है उनके साथ प्रोफेशनल भी रहते हैं, तो वो एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट को समझ सकते हैं, मार्केट को समझ सकते हैं और कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझ सकते हैं। उसके बेस पे फिर वो वर्कआउट कर सकते हैं। पैकेजिंग के साथ साथ उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे कि बहुत सारे देशों में ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन चाहिए, तो किसानों को हम लोग जो जैसे कराते हैं तो ग्लोबल गैप की उनकी ट्रेनिंग होती है, तो किसान समझ जाते हैं कि ग्लोबल गैप कैसे करना है। तो ग्लोबल गैप को बोलते हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फिर उसके बाद वो वहाँ पर जहाँ पैकिंग, क्योंकि इसके लिए फिर एक्सपोर्ट के पैक हाउस होते हैं जहाँ से वो पैक होता है, तो वो जितना भी रॉ मटेरियल हमारा पैक हाउस में आता है, फिर वहाँ पर सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, फिर पैकिंग होती है और प्री कोलिंग होती है, फिर कोल्ड स्टोरेज होता है, फिर उसको रिफर वैन में हम लोग उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था बनाने के लिए उनको एक संगठन बना के काम करना पड़ेगा। डॉक्टर अग्रहरी, आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए, हमारे साथ इतनी सारी बातें आपने साझा की जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर प्रद्युम्न अग्रहरी, जिनके साथ हम बात कर रहे थे आज हॉर्टिकल्चर उत्पादों के जो विभिन्न चरण है उत्पादन के, जो हार्वेस्टिंग के पहले के और उसके बाद के, निर्यात के, इन तमाम बातों पर हमने बहुत विस्तार से उनसे बातचीत की और कई सारी जानकारियां हमें मिली। लेकिन फिलहाल मंडी.com में अब वक्त हो गया है आपसे अनुमति लेने का। दीजिए हमें अनुमति, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।